हम अपनी जिंदगी को ये जानते हुए बिताते हैं कि कई सैटेलाइट्स रोज हमारे प्लैनेट की ऑर्बिट करती है और वे कई तरीकों से हमारी मदद कर रही है। आपको जानकर हैरानी होगी कि अर्थ की ऑर्बिट करने वाली लगभग 4900 सैटेलाइट्स हैं। सबसे ऑब्वियस क्वेश्चन जो मन में आते हैं वो ये है कि ये सैटेलाइट्स पूरी तरह से अलग ऑर्बिट्स में क्यों हैं? एक सैटेलाइट अपने सभी फंक्शंस कैसे करती है और उनके अंदर कौन से कंपोनेंट्स हैं जो उन्हें अपने काम को पूरा करने में मदद करते हैं? आइए इन सभी सवालों के जवाब को डिटेल में जानें। ये सच है कि सैटेलाइट ग्रेविटेशनल पुल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बीच बैलेंस के कारण ऑर्बिट में रहती है। सैटेलाइट की एंगुलर वेलोसिटी फोर्स बैलेंस इक्वेशन द्वारा डिसाइड की जाती है, जो ग्रेविटेशनल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस को बैलेंस करता है। जब सैटेलाइट को डिप्लॉय किया जाता है तो उसे इन दोनों फोर्सेस को बैलेंस करने के लिए सफिशिएंट स्पीड दी जाती है। अर्थ के करीब एक सैटेलाइट को अर्थ से आगे स्थित ग्रेविटेशनल पुल को अपोज करने के लिए अधिक स्पीड की जरूरत होती है। स्पेस में बहुत कम रेजिस्टेंस के कारण सैटेलाइट्स कभी स्पीड नहीं खोते हैं। इसका मतलब है कि सैटेलाइट्स किसी भी एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स के बिना अर्थ के चारों ओर अपनी सर्कुलर मोशन जारी रखेंगे। सैटेलाइट्स को लो अर्थ ऑर्बिट, मीडियम अर्थ ऑर्बिट या जियोसिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट में रखा जाता है। इन तीनों ऑर्बिट्स को यहां इलस्ट्रेट किया गया है। हम बाद में उनके बारे में डिटेल में बात करेंगे। स्पेस में एक दिलचस्प रीजन है जिसे वैन एलन बेल्ट कहा जाता है। यह रीजन हाईली एनर्जेटिक और चार्ज्ड पार्टिकल से भरा हुआ है, जो किसी सैटेलाइट के इलेक्ट्रॉनिक सेक्शन को गंभीर रूप से डैमेज कर सकता है। आमतौर पर वैन एलन बेल्ट में सैटेलाइट्स को पार्क नहीं करने की सलाह दी जाती है। सैटेलाइट को किस ऑर्बिट में रखा जाना चाहिए, इसका डिसीजन सैटेलाइट के एप्लीकेशन और पर्पस पर डिपेंड करता है। यदि सैटेलाइट को अर्थ ऑब्जर्वेशन, वेदर फोरकास्टिंग, जियोग्राफिक एरिया सर्वेइंग, सैटेलाइट फोन कॉल्स आदि के लिए बनाया गया है तो अर्थ के करीबी ऑर्बिट्स को चुना जाता है। लियो 160 से 2000 किलोमीटर की ऊंचाई पर अर्थ के सबसे नजदीक है और इसका ऑर्बिटल पीरियड लगभग 1.5 घंटा है। लेकिन इस प्रकार के सैटेलाइट अर्थ के कम एरिया को कवर करते हैं। ग्लोबल कवरेज प्राप्त करने के लिए कई सैटेलाइट्स की जरूरत होती है। इसीलिए ब्रॉडकास्टिंग के मामले में जियो जैसी हाई ऑर्बिट को चुना जाता है। जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट में सैटेलाइट्स 35,786 किलोमीटर की ऊंचाई पर होते हैं और अर्थ के इक्वल एंगुलर स्पीड से घूमते हैं। इसका मतलब है कि सैटेलाइट को एक चक्कर पूरा करने में 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड लगते हैं। जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट के अंदर ऑर्बिट की एक स्पेशल कैटेगरी होती है जिसे जियोस्टेशनरी ऑर्बिट कहा जाता है, जो अर्थ के इक्वेटर के लिए कॉन्सेंट्रिक है। ये सैटेलाइट्स अर्थ के संबंध में स्टेशनरी रहते हैं, इसलिए जियोस्टेशनरी सैटेलाइट टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग के लिए आइडियल चॉइस है, क्योंकि इसका मतलब है कि आपको अपने सैटेलाइट डिश के एंगल को बार बार एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है। यही कारण है कि जियोस्टेशनरी बेल्ट सैटेलाइट से भरा हुआ है और इसे ITU नामक एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा मैनेज किया जाता है। जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट्स कुछ नेविगेशन सैटेलाइट से भी भरी हुई हैं। जियो सैटेलाइट अर्थ की सरफेस का 1/3 पार्ट कवर कर सकती हैं, इसलिए 3 सैटेलाइट्स पूरे अर्थ को कवर करने के लिए काफी है। GPS जैसे नेविगेशन एप्लीकेशंस के लिए मियो एक वाइज ऑप्शन है। भले ही लियो अर्थ के सबसे करीब है, इस ऑर्बिट में सैटेलाइट बहुत तेज स्पीड से घूमते हैं। इसके कारण अर्थ पर रिसीवर्स नेविगेशन कैलकुलेशंस को एक्यूरेट रूप से पूरा करने में विफल रहते हैं। इसके अलावा लियो को पूरे अर्थ को कवर करने के लिए बहुत अधिक सैटेलाइट्स की जरूरत है। इस प्रकार GPS सैटेलाइट मियो का इस्तेमाल करते हैं। एक टिपिकल GPS सिस्टम में 24 सैटेलाइट्स पूरे अर्थ को कवर कर सकते हैं और ऑर्बिटल पीरियड 12 घंटे है। चलिए अब एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट के मेन कंपोनेंट्स को देखते हैं, उनके फंक्शंस के साथ। कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स के सेंटर में ट्रांसपॉन्डर्स है। ट्रांसपॉन्डर का मेन काम रिसीव्ड सिग्नल की फ्रीक्वेंसी को बदलना, किसी भी सिग्नल नॉइस को हटाना और सिग्नल की शक्ति को बढ़ाना है। KU बैंड सैटेलाइट्स पर ट्रांसपॉन्डर 14 गीगाहर्ट्ज से 12 गीगाहर्ट्ज में कन्वर्ट होता है और एक सैटेलाइट में 20 या अधिक ट्रांसपॉन्डर हो सकते हैं। यह साफ है कि इन सभी फंक्शंस को संभालने के लिए ट्रांसपॉन्डर को बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिकल पावर की जरूरत होती है। पावर सप्लाई के लिए एक सैटेलाइट में बैटरीज और सोलर पैनल्स के ऑप्शंस होते हैं।
सोलर पैनल का इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट को पावर देने के लिए किया जाता है, लेकिन एक्लिप्स के दौरान बैटरी का इस्तेमाल किया जाता है। आप सैटेलाइट पर एक सन सेंसर देख सकते हैं। ये सन सेंसर सोलर पैनल्स को सही दिशा में एंगल देने में मदद करता है ताकि सन से ज्यादा पावर निकाली जा सके। अब आइए देखें कि ट्रांसपॉन्डर एंटेना से इनपुट सिग्नल कैसे रिसीव करता है। सैटेलाइट्स में फिक्स किए गए सबसे आम एंटेना रिफ्लेक्टर एंटेना है। एक सैटेलाइट को अपनी इंटेंडेड स्मूथ ऑर्बिट को फॉलो करना चाहिए। हालांकि एक सैटेलाइट के चारों ओर की ग्रेविटेशनल फील्ड अर्थ के अनइक्वल मास डिस्ट्रीब्यूशन, मून और सन की प्रेजेंस के कारण यूनिफॉर्म नहीं है। इस वजह से कभी कभी सैटेलाइट अपने इंटेंडेड ऑर्बिटल पोजीशन से डिस्प्लेस हो जाती है। ये एक खतरनाक सिचुएशन है क्योंकि इससे सिग्नल का पूरा नुकसान होगा। ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए सैटेलाइट्स में थ्रस्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है। थ्रस्टर्स को फायर्ड किया जाता है और सैटेलाइट को सही पोजीशन में रखा जाता है। ये स्पेस जंक से बचने के लिए भी सैटेलाइट्स की मदद करते हैं। थ्रस्टर्स के लिए आवश्यक फ्यूल को सैटेलाइट बॉडी की टैंक्स में रखा जाता है। सैटेलाइट की पोजीशन और थ्रस्टर्स के कंट्रोल को लगातार अर्थ स्टेशन से मॉनिटर किया जाता है। पोजीशन कंट्रोल्स के अलावा अर्थ स्टेशन सैटेलाइट की हेल्थ और स्पीड पर भी नजर रखता है। ये ट्रैकिंग, टेलीमेट्री और कंट्रोल सिस्टम्स के माध्यम से किया जाता है। ये सिस्टम्स लगातार अर्थ स्टेशन को सिग्नल भेजते हैं और अर्थ और सैटेलाइट के बीच कनेक्शन बनाए रखते हैं। आमतौर पर इन सिग्नल्स को अन्य कम्युनिकेशन सिग्नल से अलग करने के लिए डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज पर एक्सचेंज किया जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक सैटेलाइट का क्या होता है जब वो फंक्शनल नहीं होती है या उसका लाइफ स्पैन समाप्ति के करीब होता है? ये सैटेलाइट्स दूसरे ऑपरेशनल सैटेलाइट्स या स्पेसक्राफ्ट को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस सिचुएशन से निपटने के लिए इनएक्टिव सैटेलाइट्स को थ्रस्टर्स द्वारा एक्टिव करके ग्रेवयार्ड ऑर्बिट में पहुंचाया जाता है। बस सैटेलाइट की रोटेशनल स्पीड को बढ़ाकर हम इसे हाई रेडियस ऑर्बिट में ट्रांसफर कर सकेंगे। यह ऑपरेशन इस एनिमेशन में समझाया गया है। ग्रेवयार्ड ऑर्बिट जियोस्टेशनरी ऑर्बिट से कुछ 100 किलोमीटर ऊपर है। इस ऑपरेशन के लिए थ्रस्टर्स उतने ही अमाउंट में फ्यूल का इस्तेमाल करते हैं जितना कि स्टेशन कीपिंग के लिए 3 महीने तक सैटेलाइट को जरूरत होती है। अब तक जिन सैटेलाइट्स के बारे में हमने डिस्कस किया है वे कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं। जीपीएस सैटेलाइट्स के लिए सबसे महत्वपूर्ण कंपोनेंट एक एटॉमिक क्लॉक और एंटेना है। इस प्रकार के सैटेलाइट्स में एल बैंड नेविगेशन एंटेना का इस्तेमाल किया जाता है, जैसा यहां समझाया गया है। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, जो कि ज्यादातर लियो में होते हैं, अपने मिशन के अकॉर्डिंग अलग प्रकार के सेंसर्स, इमेजर्स आदि कैरी करते हैं। अब कुछ दिलचस्प जानकारी के लिए इस वीडियो में सैटेलाइट के विजुअल्स में आपने देखा होगा कि वे गोल्ड कलर्ड फॉइल से ढके हुए थे। इस फॉइल का पर्पस क्या है? वास्तव में यह फॉइल नहीं है। यदि आप इसका एक क्रॉस सेक्शन लेते हैं तो आप देख सकते हैं कि इसमें मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर है। सैटेलाइट्स का स्पेस में तापमान में भारी वेरिएशन होता है, जहां का तापमान -150 से 200 डिग्री सेल्सियस तक वेरी होता है। इसके अलावा सैटेलाइट्स सन से हैवी सोलर रेडिएशन का सामना करते हैं। ये मटेरियल वास्तव में एक ढाल के रूप में काम करता है जो सैटेलाइट कंपोनेंट्स को हैवी टेम्परेचर वेरिएशंस और सोलर रेडिएशन से बचाता है। हम आशा करते हैं कि इस वीडियो से आपने डिफरेंट टाइप्स की सैटेलाइट्स और वे कैसे काम करती हैं के बारे में अच्छी जानकारी हासिल की है। प्लीज सपोर्ट बटन पर क्लिक करके हमारी एजुकेशनल सर्विस का सपोर्ट करें। धन्यवाद।